देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ और कामकाज में लोगों के घूमने फिरने का शौक जैसे खत्म ही हो गया है। मई के उस महीने में मेरी ऑफिस के बाहर वाली सड़क पर इतना घोर ट्रैफिक रहता था कि दिन में उस सड़क के ऊपर कदम रखना भी बहुत ही मुश्किल होता था। पर जैसे रात होती थी तो वहां पर एक अजीब सा दृश्य देखने को मिलता था। उस सड़क के ऊपर चहलकदमी एकदम से बंदी हो जाती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कि सड़क के ऊपर से साधन गुजरे हुए सालों बीत गए हैं। लेकिन जैसे सूरज की रोशनी सड़क से टकराने लगती तो गाड़ियों की चहलकदमी में फिर से शुरू हो जाती। ये सब देखते हुए मुझे आज 5वां दिन था और मैं इस ऑफिस में नया नया ही काम पर लगा था। ऐसे में हर बार मैं अपने बॉस और कर्मचारियों से पूछने की कोशिश करता कि आखिर यहाँ पर मामला क्या है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं था जो मेरी बातों का जवाब दे सके। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक चुल मचने लगी। मैं किसी भी हालत में जानना चाहता था कि आखिर इस राजमार्ग के ऊपर ये किस तरह का प्रभाव था कि रात होते होते यहाँ पर एकदम से सन्नाटा पसर जाता है और चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आता है। दोस्तों, एक रात की बात है जब मेरे बॉस और मेरे बाकी के कर्मचारी ऑफिस से निकल चुके थे। उस रात मैं और मेरा एक नया दोस्त लक्ष्मीकांत जी, हम दोनों ही ऑफिस में थोड़ा काम कर रहे थे। इसी सिलसिले में मैंने लक्ष्मीकांत जी से पूछते हुए कहा, अरे लक्ष्मीकांत जी, ये सड़क पर क्या चल रहा है? समझ में नहीं आता यार। रात में अचानक से यहाँ पर सन्नाटा बिखर जाता है और दिन होते ही गाड़ियों की चहलकदमी इस तरह की हो जाती है जैसे यहाँ पर कोई बाजार हो। मेरी बात सुनकर लक्ष्मीकांत जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और फिर उन्होंने कहा, रात में इस सड़क के ऊपर से गुजरना हर किसी के लिए आसान नहीं होता दोस्त, और जो गुजरता है उसका यहाँ आखिरी सफर होता है। अब उनकी बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही हिल गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। ऐसे में मैंने उनसे थोड़ा डिटेल में बात करने की कोशिश की। तब जाकर उन्होंने फिर से मेरे दिमाग में सस्पेंस बनाते हुए कहा, देखो, तुम उस सड़क के बारे में ना जानो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो एक ऐसा इलाका है जिसके पास जाने से हर कोई डरता है। तुम इतना समझ सकते हो कि वहाँ पर एक क्रिमिनल रहता है। कहने को तो वो एक क्रिमिनल है, लेकिन वास्तविकता के साथ संबंध रखा जाए तो उसे एक क्रिमिनल पिशाच कहा जा सकता है। दोस्तों, अपने साथी की ये बात सुनकर मैं तो थोड़ा सहम ही गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। हालांकि मैं इतना तो समझ गया था कि सड़क के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है और मैं इन चीज़ों पर कुछ खास विश्वास नहीं करता था। इसलिए मुझे थोड़ी हंसी आ गई और मैंने लक्ष्मीकांत जी से कहा, अरे भाई साहब, आप भी कैसी बात करते हो? इस जनरेशन के होकर भी भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? मेरी बात सुनकर लक्ष्मीकांत जी ने कहा, देखिए, विश्वास तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन यहाँ की परंपरा और प्रतिष्ठा को देखकर ऐसा ही लगता है कि सच में इस सड़क पर कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा भी हो सकता है रात में यहाँ चोर डाकू अपना डाका डालते हो। इसके बाद लक्ष्मीकांत जी ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा और वो उठकर वहां से निकल गए। फिर इसी बीच मेरे फोन की घंटी बजी तो मैंने देखा कि फोन पर कोई अननोन नंबर था। जैसे फोन की घंटी बजी तो सामने से आवाज आई, हेलो भाई साहब, मैं बगल वाली रोड पर खड़ा हूँ, आपके लिए किसी ने पार्सल भेजा है। अब ये सुनते मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि ये मेरे लिए एक सरप्राइज हो सकता था। मैंने तो ऑनलाइन कोई भी चीज़ ही नहीं मंगवाई थी, फिर मेरे लिए पार्सल कौन भेज सकता है? अब उस आदमी ने मुझे यही बोला था कि आपके लिए किसी ने पार्सल भेजा है, ना कि मैंने मंगवाया है। शायद कोई मुझे सरप्राइज देना चाहता था। तो मैं तुरंत ही अपनी सीट से उठा, क्योंकि अब तक मेरा भी समय हो गया था कि मैं अब अपने किराए के कमरे में पहुंच जाऊं। मेरा ऑफिस का काम लगभग निपट ही गया था, इसलिए जैसा कि मेरे बॉस ने मुझे कहा था तो मैंने ठीक वैसा ही किया। मैं जल्दी से ऑफिस से निकला और बाहर आकर उस पार्सल वाले आदमी का वेट करने लगा। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद जब वो आदमी मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दिया तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसी नंबर पर दोबारा फ़ोन मिलाने की मैंने कोशिश की जिस नंबर से मुझे फ़ोन आया था। लेकिन इस बार जैसे मैंने उस नंबर पर फ़ोन मिलाया तो मुझे पता चला कि ये नंबर मान्य नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने 3 से 4 बार फ़ोन मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो नंबर अमान्य बता रहा था। इसी बीच उसी नंबर से मुझे वापस से फ़ोन आ गया और इस बार मैंने पहली बार में ही फ़ोन उठाया और फिर उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब, क्या हुआ? अभी तक आप मेरा पार्सल लेकर नहीं पहुँचे? मेरे इतना कहते उस आदमी ने कहा,
भाई साहब वो क्या है कि बीच रास्ते मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया है और चैन भी उतर गई है और इस रोड के ऊपर दूर दूर तक मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। इतना सुनने के बाद मैंने सोचा कि मैं किसी मैकेनिक को फ़ोन कर देता हूँ, लेकिन तभी उस आदमी ने बताया कि वो अपनी बाइक को रिपेयर तो कर सकता है लेकिन उसे कोई साथ देने वाला चाहिए, यानी कि काम में हाथ बटाने वाला। दोस्तों उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन आप यहाँ से कितनी दूर हैं? तो उसने बताया कि वो मेरे ऑफिस के करीब आधा 1 किलोमीटर ही दूर था। उस आदमी की बात मानकर मैंने अपनी बाइक उठाई और उसके बाद उसकी तरफ रवाना हो गया जिस तरफ उसने मुझे बताया था। थोड़ी देर तक तो सफ़र करने के बाद मैं ठीक उसी रास्ते के 2 किलोमीटर के सफ़र को अंजाम दे चुका था, लेकिन अभी भी मुझे उस आदमी का कोई नामो निशान नज़र ही नहीं आया। फिर इसी बीच मैंने अपनी बाइक को एक जगह पर रोक लिया और दोबारा से उसे फ़ोन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर से वही हरकत हुई। उसका नंबर फिर से मुझे अमान ने बता रहा था और अब की बार तो थोड़ी देर तक वेट करने के बाद भी सामने से उसका फ़ोन ही नहीं आया। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे सामने कोई दिखाई दे रहा है। बाइक की भी हल्की हल्की रोशनी से मुझे वो नज़र तो आ रहा था, लेकिन ज़्यादा दूर होने की वजह से वो मुझे हल्का हल्का ही दिखाई दे रहा था। मुझे लगा कि शायद ये वही आदमी है जिसकी बाइक की चैन उतर गई थी। फिर उसके बाद मैंने अपनी बाइक को वहीं रोका और पैदल पैदल उस तरफ जाने लगा। अभी मैं वहां से निकल ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज़ आई, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैसे मैंने पीछे घूमते हुए देखा तो मैंने पाया कि वहां पर लाल कपड़े पहने कोई आदमी था जिसकी लंबी कद काटी थी और उसका शरीर दिखने में बहुत ही हट्टा कट्टा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी को देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने उस आदमी को कहा, अरे भाई साहब वो क्या है कि यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय की बाइक खराब हो गई है और मैं उसी की मदद करने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। मेरी बात सुनकर उसने हंसते हुए कहा, स्वागत है तुम्हारा हमारी दुनिया में। अब उस आदमी की ये बात सुनकर मैं तो हक्का बक्का ही रह गया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आदमी मुझे कहना क्या चाहता था। उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपने उस आदमी को देखा है जिसकी यहाँ पर बाइक खराब हो गई है? मेरी बात सुनकर उसने कहा, मैं तो उसे रोजाना ही देखता हूँ, लेकिन आज तुम्हारी बारी है। फिर वो आदमी मेरे पास आ गया और उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख लिया और फिर मेरे गले में अपने हाथ को लिपटाकर मुझे अपने दोस्त की तरह वहां से ले जाने लगा। इसी बीच मेरे फ़ोन की घंटी बजी और इस बार मैंने जैसे फ़ोन को देखा तो मैंने पाया कि लक्ष्मीकांत जी का फ़ोन था। मैंने तुरंत ही फ़ोन उठाया और फ़ोन को उठाने के बाद मुझे पता चला कि लक्ष्मीकांत जी ने मुझे अभी के अभी ऑफिस के पास बुलाया है। उनका थोड़ा सा सामान ऑफिस के अंदर ही रह गया था और ऑफिस की चाबी भी मेरे पास ही थी। ऊपर से आज वहां पर गार्ड भी नहीं था, शायद वो किसी काम के लिए बाहर गया था, इसलिए मैंने ऑफिस की तरफ चलना शुरू कर दिया। और इसी बीच मुझे उस आदमी की याद आ गई जो अभी अभी मेरे गले में हाथ डालकर मेरे पीछे पीछे आया था। अब वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने 1 से 2 बार उस आदमी को आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी मैंने अपनी बाइक उठाई और फिर ऑफिस के पास पहुंच गया। रास्ते में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे साथ साथ कोई और भी आया है जिसके होने का मुझे एहसास हो सकता था, पर वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। खैर मुझे ये सिर्फ अपना एक वहम लगा और जैसे मैं ऑफिस के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि लक्ष्मीकांत जी अपनी बाइक के साथ मुझे वहां पर खड़े दिखाई दे रहे थे। मैं सीधा उनके पास गया और कहा, अरे लक्ष्मीकांत जी, आज आपका क्या सामान है जो ऑफिस के अंदर ही रह गया था? मेरी बात सुनते उन्होंने अपनी गर्दन हिलाई और चैन की सांस लेते हुए बोले, अच्छा हुआ कि तुम वहां से लौट आए। वैसे तो मेरा कोई भी सामान ऑफिस के अंदर नहीं था, मुझे बस यही जानना था कि कहीं तुम उस रास्ते पर तो नहीं हो जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया मानते हैं। तुम सही समय पर वापस लौट आए, वरना आज तुम्हारे साथ वो होता जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों लक्ष्मीकांत जी की बात सुनकर मैं तो हैरान हो रहा था, क्योंकि उन्हें कैसे मालूम कि मैं ठीक उसी रास्ते पर गया था जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब वो बगल वाली दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे तो उन्होंने मुझे जाते हुए देख लिया था और उस रास्ते के ऊपर जाना मौत को दावत देने जैसा है। फिर मैंने भी लक्ष्मीकांत जी को पूरी बात बताई कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था और मुझे किसका फ़ोन आया था। मेरी बातें सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ये सब उसी क्रिमिनल की साजिश है जो तुम्हें अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो भी नया आदमी आता है वो उसके साथ ऐसा ही करता है।
इसी बीच उनकी नज़र मेरी गर्दन पर पड़ी और जैसे उन्होंने मेरी गर्दन की तरफ देखा तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उन्होंने मेरे कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे गले पर यह निशान कैसे आया? तुम्हें सड़क के ऊपर कोई मिला था क्या? अब उनकी बात सुनकर मैंने उन्हें बताया कि वहां पर एक आदमी था जिसने लाल लाल कपड़े पहने हुए थे। बस इतना कहते ही लक्ष्मीकांत जी ने अपना माथा पकड़ लिया और वहीं पर बैठ गए। मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। इससे पहले कि मैं लक्ष्मीकांत जी से कुछ पूछ पाता कि उन्होंने फिर से कहा, एक काम करो, तुम अभी अपने कमरे पर लौट जाओ। आज की रात तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। अगर मैं भी तुम्हारे आसपास रहा तो शायद तुम्हारी तरह मैं भी मारा जाऊंगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने आप को सुरक्षित रखो। इतना कहने के बाद लक्ष्मीकांत जी डरे से वहां से निकल गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह आखिर हुआ क्या था। उसके बाद मैं अपनी बाइक के शीशे के पास गया और अपनी गर्दन को देखने लगा तो मैंने पाया कि मेरी गर्दन के ऊपर एक निशान था। वो गोल गोल निशान अचानक से मेरे शरीर पर कहां से आ गया मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं जानना तो चाहता था, लेकिन अब तक काफ़ी रात हो चुकी थी और मुझे घर जाकर खाना पीना भी करना था, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर वहाँ से निकल गया। मैं अपने कमरे पर पहुँचा और वहाँ जाकर बस खाने पीने की तैयारी करने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। मैं अपने घर के दरवाजे के पास गया और जैसे दरवाजा खोला तो मैंने पाया कि लाल लिबास में लिपटा हुआ ये वही आदमी था जो कि थोड़ी देर पहले मुझे उस हॉन्टेड कही जाने वाली सड़क के ऊपर नजर आया था। उसे अपने सामने देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि मैंने ये उम्मीद नहीं जताई थी कि जल्दी ही मैं उस आदमी को फिर से अपने सामने देख लूंगा। उसके बाद उस आदमी ने हल्की सी आवाज में कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो मैंने अपनी गर्दन हिलाई और उसे अंदर आने का इशारा किया। वो आदमी जैसे ही अंदर आया तो उस कमरे के अंदर लगी हुई लाइट एकदम से फ्लिप करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घर के सारे बल्ब के अंदर दिक्कत हो गई थी। मैं अभी भी उस आदमी को बस देखता ही जा रहा था। जैसे मेरे घर के अंदर पूरी तरह से अंधेरा पसरा तो मैंने उस आदमी का असली चेहरा देखा। दरअसल मैंने देखा कि उस लाल कपड़े पहनने वाले आदमी का जिस्म अब बदल गया था। उसके कपड़े पूरे खून से गीले थे और उसके चेहरे पर भी 3 से 4 क्रॉस के निशान बने हुए थे। उसके हाथ के ऊपर ठीक वैसा ही निशान था जैसा कि मेरे गर्दन के ऊपर मुझे नजर आया था, और वो निशान चमक रहा था। अचानक मेरे घर का एक बल्ब एकदम से ऑन हो गया और उसकी रोशनी में मुझे उस लाल क्रिमिनल का खौफनाक दृश्य नजर आने लगा। तो मैंने आओ देखा ना ताओ और जल्दी से अपने कमरे के दरवाजे को खोलकर मैं बाहर निकल गया, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रुका रहा तो मेरी मौत पक्की थी। मैं जल्दी से भागा और अपनी बाइक के पास पहुंच गया। बाइक के पास पहुंचने के बाद भी मैंने देखा कि वो लाल क्रिमिनल अभी भी मेरा पीछा कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतनी रात को कहाँ जाऊं। बाइक के ऊपर बैठने के बाद मैंने एक हाथ से बाइक चलाना जारी रखा और दूसरे हाथ से मैंने लक्ष्मीकांत जी को फ़ोन मिलाकर उन्हें पूरी बात बता दी। मेरी बात सुनने के बाद लक्ष्मीकांत जी ने मुझे एक रास्ता बता दिया और उसी रास्ते पर एक तांत्रिक बाबा का ठिकाना बताया। लक्ष्मीकांत जी की पूरी बात सुनने के बाद मेरी जान में जान आई और उसके बाद मैंने अपनी बाइक को ठीक उसी तरफ मोड़ दिया जिस तरफ मुझे उस तांत्रिक बाबा से मिलने जाना था। लेकिन तभी मुझे सामने की तरफ कुछ दिखाई पड़ा। यह एक बाइक थी जिसके ऊपर कोई बैठा हुआ था। उसके हाथ में लोहे की एक रॉड थी। दिखने में यह कोई डाकू लग रहा था। मेरी बाइक ठीक उसी के सामने जाकर रुक गई और जब मैंने उसे गौर से देखा तो मैंने पाया कि ये तो वही लाल क्रिमिनल था जो मुझे मौत के घाट उतारने के लिए तैयार था। इस बार उसने मुझे मौका नहीं दिया और वो 1 सेकंड में ही मेरे पास पहुंचा और उसके बाद उसने मुझे जोर से मारा। ये चोट मुझे इतनी जोरदार लगी थी कि दोबारा मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया, और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम। फिर जैसे मेरी आँख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मैं एक अस्पताल में हूँ और वहाँ पर मेरा इलाज चल रहा था। मेरे बगल में लक्ष्मीकांत जी बैठे हुए थे और जैसे मेरी आँख खुली तो मेरे घर वालों के साथ साथ लक्ष्मीकांत जी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसके बाद लक्ष्मीकांत जी ने मुझे बताया कि आज 17 दिन के बाद जाकर मुझे होश आया है। मैं इतनी भयानक हालत में था कि मरते मरते बचा हूँ। बाद में लक्ष्मीकांत जी ने बताया कि उस रात को मैं तांत्रिक बाबा को लेकर ठीक उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर मेरी ये दुर्दशा हुई थी। जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्हें वहां वो क्रिमिनल नजर नहीं आया, लेकिन मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी।
मेरा पूरा बदन खून से सना हुआ था। टाइम रहते उन्होंने मेरा इलाज करना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल लाया गया। टाइम रहते उन्होंने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया और अस्पताल में मेरी हालत इतनी पतली हो गई थी कि मैं मरने की हालत में था। लेकिन वहाँ के डॉक्टर ने बढ़िया काम दिखाया और मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी एक बात है जो मुझे आज भी परेशान करती है। वो ये है कि वो निशान आज भी मेरी गर्दन पर मौजूद है और लक्ष्मीकांत जी ने बताया था कि तुम्हारी मुलाकात फिर से उस भयानक आदमी से होगी, यानी कि उसी लाल क्रिमिनल से। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।